नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक क्या क्या काम करता है, क्योंकि आपको पता है RBI है, ये हमारा देश का सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो RBI के काम है, बड़े महत्वपूर्ण काम हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा क्या काम RBI करता है। RBI के काम आप देखें तो RBI का सबसे पहला काम है नोटों का निर्गमन करना। बड़े ध्यान से इसको समझना है। निर्गमन का मतलब होता है इश्यू करना, निर्गमन का मतलब होता है जारी करना। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो नोट निर्गमन। नोट निर्गमन दोस्तों, नोट निर्गमन का काम केवल और केवल RBI के द्वारा किया जाता है। नोट निर्गमन का अधिकार केवल और केवल RBI को प्राप्त है। RBI के अलावा अन्य कोई बैंक है वो नोटों का निर्गमन नहीं कर सकता है। भारत में नोट निर्गमन का अधिकार केवल और केवल RBI को प्राप्त है। RBI के अलावा अन्य कोई भी बैंक है वो नोटों का निर्गमन नहीं कर सकता है, नोट जारी नहीं कर सकता। तो पहले बात तो नोट निर्गमन का अधिकार केवल और केवल किसका है? RBI का है। अब बात आती है कि RBI नोट निर्गमन के लिए किस प्रणाली को अपनाता है। तो ध्यान रखना, भारत में नोट निर्गमन की वर्तमान समय में जो प्रणाली है वो है न्यूनतम कोष प्रणाली। वर्तमान समय में भारत में नोट निर्गमन के किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो वर्तमान समय में भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है। और ये न्यूनतम कोष है वो कितना रखा गया है? ये न्यूनतम कोष 200 करोड़ रखा गया है। इस 200 करोड़ में ध्यान रखना 115 करोड़ रुपए मूल्य का तो होना चाहिए स्वर्ण। 115 करोड़ रुपए मूल्य का तो क्या होना चाहिए? स्वर्ण, सोना, गोल्ड। और 85 करोड़ रुपए मूल्य की होनी चाहिए, 85 करोड़ रुपए मूल्य की होनी चाहिए विदेशी प्रतिभूतियां। दोस्तों ध्यान रखना, पहली बात, भारत में नोट जारी करने का अधिकार केवल और केवल RBI को प्राप्त है। RBI के अलावा अन्य कोई बैंक है वो नोटों का निर्गमन नहीं कर सकता है। दूसरी बात ध्यान रखना, भारत में नोट निर्गमन की जिस प्रणाली को अपनाया गया है वो है न्यूनतम कोष प्रणाली। और न्यूनतम कोष कितना निर्धारित है? न्यूनतम कोष 200 करोड़ निर्धारित है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का तो स्वर्ण होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां हैं, ये होनी चाहिए। फिर ध्यान रखना बेटाओ, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, ये जो नोट है ये सारे नोट RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये तो कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। इसलिए इन नोटों पे हस्ताक्षर पूछ ले कि 10 के नोट पे, 2 के, 50 के, 100 के, 2000 के, जो भी ये नोट है, इन नोटों पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो इन नोटों पे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि ध्यान रखना, इनके अलावा 1 रुपये का तो नोट और सभी मूल्य के सिक्के, 1 रुपये का नोट और सभी मूल्य के सिक्के हैं, ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट और सभी मूल्य के सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना बेटा जी, 1 रुपये का नोट है, इस पे भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये भी ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो बेटा कन्फ्यूज़ करने के लिए उसमें वित्त मंत्री भी लिखा होता है, वित्त सचिव भी लिखा होता है। वित्त मंत्री उत्तर नहीं करना है, वित्त सचिव उत्तर करना है, क्योंकि 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
फिर देखिएगा, अपन बात करें तो दूसरा काम है बैंकिंग नीति जारी करना। आरबीआई का दूसरा काम है बैंकिंग नीति जारी करना। बेटाओ, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसलिए आरबीआई को सभी बैंकों पर नियंत्रण का अधिकार है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, इसलिए आरबीआई को सभी बैंकों पर नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार है। तो आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बैंकों के लिए जो नियम बनाता है, बैंकों को जो निर्देश देता है, बैंकों के लिए जो गाइडलाइन तैयार करता है, उसको बैंकिंग नीति कहा जाता है। अब प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण यह है कि किस अधिनियम के तहत आरबीआई बैंकों पर अपना नियंत्रण रखता है। तो बेटा जी ध्यान रखना, बैंकों पे नियंत्रण का एक्ट है वो है 1949 का एक्ट। ध्यान रखना, आरबीआई की स्थापना का एक्ट है वो तो 1934 है, और आरबीआई का बैंकों पे नियंत्रण से संबंधित एक्ट है वो 1949 है। तो दोस्तों ध्यान रखने की बात है, आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, सभी बैंकों पर इसका नियंत्रण होता है। बैंकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आरबीआई जो नियम बनाता है, नीतियां बनाता है, जो गाइडलाइन जारी करता है, उसको बैंकिंग नीति कहा जाता है, उसको बैंकिंग नीति कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, बैंकों पे नियंत्रण किस अधिनियम के तहत रखा जाता है? बैंकों पे नियंत्रण का जो एक्ट है वो 1940 आरबीआई बैंकिंग अधिनियम 1949 है। तीसरा है मौद्रिक नीति जारी करना। मौद्रिक नीति जारी करना, यह मौद्रिक नीति हमारे सिलेबस में भी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। बेटा मौद्रिक नीति की हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें, तो पहली बात तो कई बार तो यही प्रश्न पूछ लेता है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है। तो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। मौद्रिक नीति बहुत डिटेल से भी अपन पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा हमारा उसमें, क्योंकि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति हमारे सिलेबस में है। या तो केवल ये ध्यान रखना कि मौद्रिक नीति है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। बेटा एक तो होती है, आपने नाम सुना होगा, मुद्रास्फीति, और एक होती है मुद्रा अवस्फीति। ये दोनों ही स्थितियां एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है तो मुद्रास्फीति बेटा महंगाई को जन्म देती है, मुद्रास्फीति है वो महंगाई का कारण बनती है। और अगर किसी देश में मुद्रा अवस्फीति आती है तो मुद्रा अवस्फीति है ये बेटा उस देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी को जन्म देती है, उस देश में बेरोजगारी को जन्म देती है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ बुरी है, न तो मुद्रास्फीति आनी चाहिए न मुद्रा अवस्फीति आनी चाहिए। और इन पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो उपाय काम में लेता है उसको उसकी मौद्रिक नीति कहा जाता है, उसको मौद्रिक उपाय कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो उपाय काम में लिए जाते हैं उनको उसकी मौद्रिक नीति कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने समय में करता है। तो बेटा ध्यान रखना, पहले आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा 3 महीने में करता था, पर 1 अप्रैल 2014 से आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने के अंतराल में करने लगा है। और ये किस समिति की सिफारिश पर? उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रति 2 माह के अंतराल में करने लगा है। तो आपसे पूछे कि पहली बात तो कि मौद्रिक नीति किसकी होती है? तो आरबीआई की नीति होती है। मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने समय के अंतराल में होती है? तो 2 महीने के अंतराल में समीक्षा होती है। कब से हो रही है ऐसा? तो 1 अप्रैल 2014 से हो रहा है। किस समिति की सिफारिश पे हो रहा है? तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर ऐसा हो रहा है। फिर है बैंकों का बैंक। बेटा आरबीआई है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जन सामान्य के लिए, यानी आपके और हमारे लिए जो काम बैंक करते हैं, बैंकों के लिए वही काम कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि जन सामान्य के लिए जो काम बैंक करते हैं, बैंकों के लिए वही काम कौन करता है? आरबीआई करता है। अब जन सामान्य के लिए बैंक क्या करता है? जन सामान्य के लिए बैंक ये करते हैं कि जनता के जमाओं को बैंक स्वीकार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बैंक जनता को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारे लिए जो काम बैंक कर रहे हैं, बैंकों के लिए वही काम आरबीआई करता है। आरबीआई बैंकों के जमाओं को स्वीकार करता है और ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई बैंकों को ऋण भी उपलब्ध करवाता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का क्या कहा जाता है? बैंक। बैंकों का बैंकर कह दो, बैंकों का बैंक कह दो। फिर पांचवा है सरकार के बैंक के रूप में। आरबीआई को बेटा सरकार का बैंक भी कहा जाता है। सरकार का बैंक क्यों कहा जाता है? चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी के खाते वो आरबीआई में होते हैं। सभी के खाते आरबीआई में होते हैं। आरबीआई सरकारों की जमाओं को स्वीकार करता है, जरूरत पड़ने पे सरकारों को ऋण उपलब्ध करवाता है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, प्रश्न ये पूछता है कि आरबीआई सरकारों को कितने दिनों के लिए अग्रिम देता है। प्रश्न ये पूछता है कि आरबीआई सरकारों को कितने दिनों के लिए अग्रिम देता है, एडवांस देता है। तो अगर दिन पूछता है तो दिन पूछे तो कितने हैं? 90 दिन। और माह पूछे तो माह है बेटा 3 माह। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है कि आरबीआई बैंकों को कितने समय के लिए ऋण, बैंकों को कितने समय के लिए अग्रिम या एडवांस देता है। तो दिन दे करके पूछे तो 90 दिन, और बेटा जी अगर मंथ दे के पूछता तो 3 मंथ। तो अग्रिम एडवांस भी देने का काम है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। फिर आप देखिएगा, अगला है विदेशी विनिमय कोष की व्यवस्था करना। आरबीआई का एक काम है विदेशी विनिमय कोष, और विदेशी विनिमय कोष नहीं समझो तो इसी को कह लो विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करना। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करने का दायित्व है, काम है, वो भी आरबीआई का है। अब प्रश्न आता है कि साहब विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत क्यों होती है और आरबीआई इसकी व्यवस्था कैसे करता है? बेटाओ आपको ध्यान है, यदि हम किसी दूसरे देश से कोई वस्तु या सेवा आयात करते हैं तो उसका भुगतान हम हमारी मुद्रा में नहीं कर सकते। यदि किसी दूसरे देश से हम कोई वस्तु या सेवा आयात करते हैं तो उसका भुगतान हम हमारी मुद्रा में नहीं कर सकते हैं। उसका भुगतान या तो हमारे को उसी देश की मुद्रा में करना होता है या फिर अमेरिकन डॉलर के रूप में करना होता है। आपको पता है विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक मुद्रा है वो अमेरिकन डॉलर है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मानक मुद्रा क्या? रुपया है। भारत में लेन देन के लिए रुपया प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मानक मुद्रा अमेरिकन डॉलर को घोषित कर रखा है। इसीलिए सभी देशों की मुद्राओं के मूल्य का माप है वो अमेरिकन डॉलर में होता है। तो बेटा हम किसी दूसरे देश से कोई वस्तु या सेवा आयात कर रहे हैं तो उसका भुगतान हम हमारी मुद्रा में नहीं कर सकते, या तो उसका भुगतान हमारे को उसी देश की मुद्रा में करना पड़ेगा या फिर अमेरिकन डॉलर में करना पड़ेगा। तो अब देखिए हर देश से हम कोई न कोई चीज़ है वो तो आयात करते ही करते हैं। तो इसका मतलब या तो हमारे पास में सभी देशों की मुद्राओं का कोष होना चाहिए, और सभी देशों की मुद्राओं का कोष नहीं है तो फिर हमारे कोष में अमेरिकन डॉलर होना चाहिए। और इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है वो है आरबीआई की। तो पहली बात तो विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत होती है, वो क्यों होती है? आयातों की सरलता के लिए। आयातों की सरलता के लिए विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए। और विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है वो आरबीआई की है। अब आरबीआई व्यवस्था कैसे करेगा? बेटाओ हमारे देश में विदेशी पर्यटक आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब विदेशी पर्यटक हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं तो बताओ वो अपने देश की मुद्रा लेके आते हैं, रुपया लेके आते हैं? अरे भाई जो वो घूमने आएंगे तो वो अपने अपने देश की मुद्रा लेकर के आते हैं, पर उनके देश की मुद्रा है वो तो हमारे बाज़ारों में अनवैलिड है, हमारे बाज़ार में इतनी चलती है। तो फिर क्या करें?
तो हमारे यहाँ एक बैंक होते हैं एक्सचेंज बैंक। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी मुद्रा को एक्सचेंज बैंक में जमा करवाते हैं और उसको रुपए में कन्वर्ट करवाते हैं। यानी वो अपने देश की जो मुद्रा लेकर के आए थे उनको हमारे एक्सचेंज बैंक में उन्होंने जमा करा दी और उसके बदले में जितनी इंडियन करेंसी मिल सकती है, रुपया मिल सकता है, वो लेते हैं और फिर घूमने का आनंद लेते हैं। तो बताओ, विदेशी पर्यटकों के माध्यम से हमारे को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? तो विदेशी मुद्रा मिली, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश के कुछ लोग हैं विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। बेटा, उनको पेमेंट के रूप में रुपया नहीं मिलता, उनको पेमेंट के रूप में उसी देश की मुद्रा मिलेगी। अब जब वो इंडिया आएंगे तो पोर्ट बांध के विदेशी मुद्रा लाएंगे, पर बेटा वो विदेशी मुद्रा हमारे बाजारों में किसी काम की नहीं है। तो वो क्या करवाते हैं, वो उसको एक्सचेंज बैंक में जमा करवाएंगे और उसके बदले जितनी भी समतुल्य इंडियन करेंसी मिल सकती है, रुपया मिल सकता है, वो लेंगे। तो देखिए, विदेशों में जो सेवाएं देने वाले हैं उनके माध्यम से भी हमारे को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है। अब ध्यान रखना, ये हमारे व्यक्तिगत स्रोत है विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के। अब दोस्तों, मान लीजिए किसी देश को या हमारे देश को जितनी विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत है उतना हम हमारे व्यक्तिगत स्रोतों से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो व्यवस्था अगर हम हमारे व्यक्तिगत स्रोतों से नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करते हैं? फिर एक ऑप्शन तो होता है हमारे पास में, मुद्रा की अदला बदली। मुद्रा की अदला बदली करवा सकते हैं। आपने इंटरनेशनल लेवल पे एक संगठन है, इसका नाम सुना होगा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं को एक्सचेंज करने का काम करता है। यानी हमारा RBI है, IMF में रुपया तो क्या करवा देगा? जमा करवा देगा। और जिस देश की मुद्रा या अमेरिकन डॉलर हमारे को चाहिए तो किससे ले लेगा? IMF से ले लेगा। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन, आपने कहा कि साहब हमारे पास तो रुपया भी नहीं है, एक्सचेंज करवाने के लिए रुपया भी नहीं है। अब रुपया भी नहीं है तो फिर RBI क्या लेगा? ऋण लेगा। अब ऋण में भी आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेवल पर शॉर्ट टर्म लोन यानी अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था है, वो तो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य राष्ट्रों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था है, वो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और बेटा जी, लॉन्ग टर्म लोन यानी दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध करवाने वाली संस्था है WB। WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है, वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है। तीसरी चीज ये भी हो सकता है कि मान लो हमारी वित्तीय साख इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था या पड़ोसी राष्ट्र हमारे को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा हो भी चुका है। 1990-91 में जब भारत में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, आर्थिक मंदी आई थी, उस समय कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था या पड़ोसी राष्ट्र भारत को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। अब बेटा जी, ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमारे RBI में जो स्वर्ण कोष होता है, RBI में जो स्वर्ण कोष होता है, स्वर्ण कोष, इस स्वर्ण कोष को या तो गिरवी रखा जाता है और या इसको बेचा जाता है, बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार है इसकी व्यवस्था की जाती है। और ऐसा 1991 का जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था उसमें ऐसा हो चुका है। तो कुल मिला के विदेशी मुद्रा भंडार तो चाहिए ही चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए क्यों? आयातों की सरलता के लिए चाहिए। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? RBI की है। या तो अपने व्यक्तिगत स्रोतों से व्यवस्था हो जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं होती है तो पहला विकल्प है कि आप IMF से मुद्रा की अदला बदली करवा सकते हैं। अगर आपके पास में अदला बदली करवाने के लिए नहीं है तो फिर ऋण ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो IMF से लीजिए, लॉन्ग टर्म लोन लेना है तो वर्ल्ड बैंक से लीजिए। तीसरा विकल्प हमने कहा कि मान लीजिए हमारी वित्तीय साख इतनी खराब हो चुकी है कि कोई हमारे को ऋण देने के लिए तैयार नहीं है,
तो भाई साहब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, और इस व्यवस्था करने के लिए आरबीआई में जो स्वर्ण कोष होता है इसको या तो गिरवी रखा जाता है या इसको बेच करके विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था की जाती है। और मैंने कहा 1991 का जो इकोनॉमिक रिसेशन था इस दौरान ऐसा हो चुका है। फिर अगला काम आप देखें, अगला काम है साख पर नियंत्रण। अगला काम है इसमें वो है साख पर नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। क्या होता है साख पे नियंत्रण और क्यों किया जाता है साख पर नियंत्रण? साख पर नियंत्रण बनाए रखना यह भी आरबीआई का काम है। क्या होता है साख नियंत्रण, ये अपन देखते हैं। देखिएगा, 7वां काम आप देख रहे हैं साख नियंत्रण। साख नियंत्रण, पहली बात तो साख नियंत्रण का अर्थ समझे। बेटा इकोनॉमी में दो कंडीशन होती है, एक तो होती है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति या इसी को कहते हैं मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार एक होती है मुद्रा अवस्फीति, इसी को कहते हैं मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन, प्रसार का मतलब होता है मार्केट में मुद्रा का फ्लो ज्यादा हो जाना, और संकुचन का मतलब है मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाना, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाना। ये दोनों ही स्थितियां हैं एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी होती है। बुरी क्यों होती है? अगर मुद्रास्फीति आती है तो ये तो महंगाई का कारण बनती है, और अगर मुद्रा अवस्फीति रिसेशन आता है तो ये किसका कारण बनता है? ये बेरोजगारी का कारण बनता है। अब इन दोनों के बीच में संतुलन रहना चाहिए। इन दोनों में क्या रहना चाहिए? संतुलन रहना चाहिए, इन दोनों में नियंत्रण रहना चाहिए। और इनमें संतुलन बनाए रखने के लिए आरबीआई के द्वारा जो उपाय काम में लिया जाता है उसको कहा जाता साख नियंत्रण। और साख नियंत्रण के लिए जिस नीति का प्रयोग करते हैं वो कौन सी नीति होती है? वो नीति होती है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, तो ये मौद्रिक नीति है। साख नियंत्रण के लिए विधियां हैं, उसमें आप देखोगे ये दो मेथड होते हैं, एक मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक में 6 चीज़ें आती है, CRR, SLR, BR, RR, RRR, OMO। और गुणात्मक में 4 चीज़ें आती है, मार्जिन परिवर्तन, साख की रासायनिक, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये हमारे सिलेबस में अलग से दे रखा है, उसको अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो साख नियंत्रण का काम है, ये भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। फिर अगला काम है वो है समाशोधन कार्य। समाशोधन क्या होता है? समाशोधन को हिंदी में कहते हैं क्लियरिंग हाउस। हिंदी में इसको कहते हैं क्लियरिंग, अंग्रेजी में कहते हैं क्लियरिंग हाउस, हिंदी में कहते हैं समाशोधन कार्य। क्या होता है समाशोधन? थोड़ा देखिएगा बेटा। समाशोधन, समाशोधन, समाशोधन को कहते हैं क्लियरिंग हाउस। बेटा देखो, व्यक्ति व्यक्ति भी लेन देन करता है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच भी लेन देन होता है, और हमारे बीच में जो लेन देन होता है उसका निपटारा कौन करता है? बैंक। यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच होने वाले वित्तीय लेन देन हैं, इनका जो क्लियरिंग है वो करने का काम किसका होता है? बैंक का होता है। इसी प्रकार से बैंक भी आपस में लेन देन करते हैं। बैंक है, ये भी आपस में क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। और बैंकों का खाता कहाँ होता है? बैंकों का खाता आरबीआई में होता है। तो बैंकों के बीच होने वाले वित्तीय लेन देन है, इनका निपटारा करने का काम है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। इसी को कहा जाता है क्लियरिंग हाउस, इसी को कहा जाता है समाशोधन कार्य। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण दूं, एक मैं हूं BS राजावत, BS राजावत, ठीक है साहब, और एक व्यक्ति है A, ठीक है साहब। ये A व्यक्ति है, A व्यक्ति से मैंने कोई चीज़ ली है और ये मेरे से 2 लाख रुपए मांगता है।
कितने लाख? 2 लाख रुपए मांगता है। तो इसने मेरे को कहा, बोले राजाऊ जी मेरे 2 लाख रुपए दो। मैंने कहा देने हैं, बिल्कुल देने हैं। तो मैंने इस व्यक्ति को 2 लाख का क्या दे दिया? चेक दे दिया। क्या दे दिया साहब? चेक दे दिया। अब मैंने 2 लाख का चेक दिया। वो चेक अकाउंट पे चेक है। चेक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बियरर पे होता है, एक अकाउंट पे होता है। इसके आगे बात करेंगे अपन। चेक दे दिया। अब चेक दिया और वो कौन सा है? अकाउंट पे चेक दिया। अब क्या करेगा ये व्यक्ति? इस चेक को अपनी बैंक शाखा में जो चेक बॉक्स है उसमें डाल दिया। ठीक है साहब, डाल दिया। अब उनका बैंक है, वो मेरे बैंक से संपर्क करेगा। ऑनलाइन संपर्क होता है आजकल, तो संपर्क करेगा। अब वो बैंक तो 2 लाख रुपए की वसूली करेगा और मेरा बैंक 2 लाख रुपए का भुगतान करेगा। ये क्या है? मेरे और उस व्यक्ति के बीच में होने वाले जो वित्तीय लेन देन है उसका निपटारा उसके और मेरे बैंक ने कर दिया। ये क्या कहलाता है? समाशोधन। यानी उसके बैंक ने 2 लाख रुपए लिए और मेरे बैंक ने 2 लाख रुपए दिए। ये क्या बेटा? समाशोधन। अब व्यक्ति व्यक्ति के बीच में तो समाशोधन बैंक करेगा। बैंकों के भी समाशोधन कौन करता? तो आपको पता है सभी बैंकों के खाते कहाँ होते हैं? आरबीआई में होते हैं। और बैंक भी आपस में लेन देन करते हैं और बैंकों के बीच जो वित्तीय लेन देन होता है उनका निपटारा करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसको कहा जाता है आरबीआई का समाशोधन कार्य। फिर अगला है वित्तीय परामर्श देना। अगला काम है वित्तीय परामर्श देना। तो ये तो आपको पता ही है, आरबीआई समय समय पर सरकार को आर्थिक और वित्तीय मामलों में परामर्श प्रदान करने का काम भी करता है। परामर्श कार्य, तो आरबीआई समय समय पर सरकार को आर्थिक और वित्तीय मामलों में परामर्श प्रदान करने का काम करता है। इसीलिए आरबीआई है, इसको सरकार का वित्तीय परामर्शदाता भी कहा जाता है। फिर आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन, तो आरबीआई समय समय पर आर्थिक सूचनाएं और आंकड़े हैं इनका संग्रहण करता है, इनके प्रकाशन का काम है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये आरबीआई के बेटा 10 काम मैंने आपको बताए हैं। कई बार ये प्रश्न देखा गया, निम्न में से कौन सा आरबीआई का काम नहीं है? 3 काम इसमें से डाल देता है और एक है वो है जनता के, एक होता जनता की जमाई स्वीकार करना। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, जनता की जमाई स्वीकार करना आरबीआई का काम नहीं है, क्योंकि आरबीआई का जनता के साथ में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जन सामान्य के लिए जो काम बैंक करते हैं, बैंकों के लिए वही काम आरबीआई करता है। आरबीआई का जनता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। आरबीआई में न तो जनता के खाते खुलते हैं और न आरबीआई जनता को डायरेक्ट लोन देता है। तो आरबीआई का जनता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। फिर देखिएगा कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अपन कह रहे हैं कि आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं, महाजनों का महाजन कहते हैं, अंतिम ऋणदाता कहते हैं। ये बातें अपन कर चुके हैं। आरबीआई 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त अन्य सभी नोटों का निर्गमन करता है। ये बात भी अपन कर चुके हैं। 1 रुपये का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है और इस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये भी बात अपन कर चुके हैं। फिर है आरबीआई को भारत का, ये तो अपन ने बात कर ली है। फिर है वर्तमान समय में भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली, और न्यूनतम कोष कितना 200 करोड़ है, ये बात अपन ने कर ली है, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण होना चाहिए, 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां होनी चाहिए। आरबीआई सरकारों को 90 दिन और माह में बताया था मैंने 3 माह के लिए अग्रिम प्रदान करता है। ये बात भी अपन कर चुके हैं। आरबीआई बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत बैंकों पे अपना नियंत्रण रखता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। फिर है आरबीआई मुद्रा के मूल्य में स्थिरता, यानी न तो बहुत ज़्यादा तेजी आनी चाहिए न मंदी आनी चाहिए। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति है वो आपकी जारी करता है। फिर बेटा जी ध्यान रखना, बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए 1991 में नरसिंगम समिति प्रथम और 1998 में नरसिंगम समिति द्वितीय
और 2011 में दामोदरन समिति का गठन किया गया है। बेटा पिछला पीएसआई का एग्जाम था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि नरसिंगम समिति का संबंध किससे रहा है, तो नरसिंगम समिति का संबंध है वो बैंकिंग सेवाओं में सुधार से रहा है। फिर है बेटा बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ हुई है 14 जून 1995 और इस योजना का उद्देश्य है बैंक के प्रति जो ग्राहकों की शिकायतें हैं उनकी सुनवाई करना और उनका निपटारा करने का काम है वो बैंकिंग लोकपाल के द्वारा किया जाता है। और बैंकिंग लोकपाल की स्थापना 14 जून 1995 में हुई है। तो देखिए इस क्लास में हमने आरबीआई के बारे में बात की है। आरबीआई कौन कौन से काम करता है, तो वो काम आपको ध्यान में रखने हैं। और बेटा जी काम अगर आप देखें तो काम में अपने 10 काम बताए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला बताया नोटों का निर्गमन करना, दूसरा बैंकिंग नीति जारी करना, तीसरा मौद्रिक नीति जारी करना, चौथा बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, पांचवां सरकार के बैंक के रूप में काम करना, छठवां विदेशी विनिमय कोष की व्यवस्था करना, सातवां साख पर नियंत्रण रखना, आठवां समाशोधन कार्य, नौवां सरकार को वित्तीय परामर्श प्रदान करना, 10वां आंकड़ों का प्रकाशन करना। ये इस क्लास में अपने बातें की हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें अपन जो बात करेंगे वो करेंगे कॉमर्शियल बैंकों की, व्यापारिक बैंकों की। तो देखिए आज की क्लास में हमने आरबीआई के बारे में जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो प्राप्त की हैं। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।